नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश से जुड़े खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ? जी हां, दिन भर की भागदौड़ के बाद आप भी जानना चाहते होंगे कि आज मध्य प्रदेश में क्या खास हुआ है, तो सिर्फ 25 मिनट में आपको पूरी जानकारी हम दे देंगे कि आज मध्य प्रदेश में किन बड़ी खबरों ने सुर्खियां बटोरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शिवराज के मास्टर स्ट्रोक की। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश की करीब 6000 अवैध कॉलोनियों को वैध करने के साथ ही उन कॉलोनी के विकास कार्यों की भी शुरुआत कर दी है। बीजेपी इसे सरकार का ऐतिहासिक फैसला बता रही है। रिपोर्ट देखिए। आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं और स्टूडेंट्स को साधने के बाद शिवराज सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश भर में 5642 अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया है। इसके बाद इन्हें बिल्डिंग परमिशन मिलने लगेगी। इसके अलावा रहवासी बिजली और नल कनेक्शन के साथ ही दूसरी सहूलियतों के लिए पात्र हो जाएंगे। अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है, इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूँ। हम ये फैसला कर रहे हैं कि दिसंबर 2022 तक की सारी कॉलोनियां वैध की जाती है। प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्वालियर में 429, भोपाल में 321, मुरैना में 30, इंदौर में 100, कटनी में 91, सतना में 138, छिंदवाड़ा में 92, रीवा में 18, सिंगरौली में 17, उज्जैन में 34, रतलाम में 57, देवास में 114 और सागर में 68 और जबलपुर में 224 कॉलोनियों को वैध किया गया है। सरकार के फैसले से 20 लाख परिवारों को राहत मिली है। निश्चित तौर पर 429 कॉलोनियों वैध किया है और 429 कॉलोनियों को आज बहुत बड़ा तोहफा मिला है प्रदेश सरकार की तरफ से और इस तोहफे से सारे गरीब वर्ग के लिए खुश हैं। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को कि ग्वालियर में सबसे ज्यादा पूरे 29 कॉलोनियां वो सारी कॉलोनियां आज वैध हो गई है। सरकार के इस फैसले को बीजेपी ऐतिहासिक बता रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। दिसंबर 2022 तक की सभी कॉलोनियां वैध कर दी जाएंगी, उनकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मैं उन सब लोगों को इस बात के लिए बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय जो मध्य प्रदेश के अंदर किया है। ये सब घोषणाएं हैं, जमीन पर कुछ नहीं हो पाएगा। लोगों को आज भी पानी मिल नहीं रहा है। जिन लोगों को आपने हटाया है उनको तो बसा नहीं पा रहे हो। 80 परिवार कोलार के सड़क पे घूम रहे हैं, उनको तो बसा नहीं रहो। अवैध को वैध करेंगे, ये करेंगे, सब घोषणाएं हैं और कुछ नहीं है। पिछले साल सरकार ने गांवों में भू अधिकार पट्टे बांटे थे, तो इस साल शहरों के अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला लिया। जाहिर है ये फैसला मिडिल क्लास परिवारों से जुड़ा है, लिहाजा इसका फायदा भी चुनाव में मिलेगा। ग्वालियर से नासिर गौरी के साथ ब्रजेश जैन, आईबीसी 24 भोपाल। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सोशल मीडिया को हथियार बनाकर सरकार की नाकामियों को उजागर करने की रणनीति बनाई है और इसको लेकर भोपाल में एआईसीसी और पीसीसी के मीडिया विभाग की बैठक हुई और बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने मीडिया पैनलिस्ट को सोशल मीडिया के इस्तेमाल का तरीका भी बताया। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस बार मैदानी मोर्चे के साथ ही सोशल मीडिया पर भी आक्रामक बनने की तैयारी में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हथियार बनाकर कांग्रेस सरकार की खामियों और अपनी पार्टी की बातों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति बना रही है। इसके लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और सोशल मीडिया हेड रुचिरा त्रिवेदी ने कार्यकर्ताओं से सरकार के घपले एक्सपोज करने पर जोर दिया है। बैठक के बाद पवन खेड़ा ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। महंगाई हो, पत्रकारिता में आप लोग हैं तो इन्हीं मुद्दों पर अपनी स्टोरीज करने के लिए आए हैं, इन्हीं मुद्दों पर लोगों को, सरकारों को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं आप। वहीं प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया कि कांग्रेस जो वादे कर रही है वो पूरे भी होंगे। किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, ऐसी इसमें से कोई योजना नहीं है जो की ना जा सकती, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके जरूर दिखाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कर्नाटक की जीत के बाद भी ईवीएम पर सवाल उठाए। उनकी दलील है कि बीजेपी को मिली 65 सीटों से ईवीएम संदेह के दायरे में। वहीं चुनाव की नजदीकी ने टिकट के दावेदार मंत्रियों और विधायकों को भी अब सक्रिय कर दिया है। अपनी सीट से कई नेताओं की दावेदारी से चिंतित ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि पार्टी जैसा चाहेगी
वो वही करेंगे। वहीं बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने कांग्रेस के चुनाव जीतने का दावा किया और कहा कि उन्होंने हमेशा से ही कांग्रेस से टिकट मांगा है, लेकिन जो पार्टी करेगी वो वही कहेंगे। 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, ऐसे में दावेदार सक्रिय हो गए हैं, खास तौर से उन सीटों पर जहां उपचुनाव में सिंधिया समर्थकों ने बीजेपी के टिकट पर लड़ा था। इससे मौजूदा सिंधिया समर्थक विधायक पसोपेश में हैं। ग्वालियर से बीजेपी नेताओं की दावेदारी को लेकर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का दर्द छलका है। उनका कहना है कि पार्टी उपयुक्त माने तो प्रत्याशी बनाए, नहीं तो किसी और को प्रत्याशी बना दे। मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि है। मुझे उपयुक्त मानती है तो मुझे प्रत्याशी बनाए, किसी दूसरे को उपयुक्त मानती है तो उसे प्रत्याशी बनाएगी। मैं पार्टी के निर्णय के साथ हूँ। टिकट को लेकर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने बड़ी बात कही है। शेरा का कहना है कि वो शुरू से ही कांग्रेस से टिकट मांगते रहे हैं। कांग्रेस 2023 में गवर्नमेंट बना रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और 2024 के ना राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। दरअसल इन दिनों टिकट दावेदार बड़ी संख्या में सीएम और वीडी शर्मा से मिलकर अपना दावा ठोक रहे हैं, जो सिंधिया समर्थकों को खतरे की घंटी लग रही है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले हर वो घटना चुनावी मुद्दा बन रही है जो इन दिनों सुर्खियों में है। पिछले दिनों भोपाल में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों को भी कांग्रेस और बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस धर्मांतरण और आतंकी गतिविधियों को सरकार की नाकामी बता रही है, वहीं मुख्यमंत्री हर सभा में आतंकवाद पर प्रहार का प्रचार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में जेएमबी और फिर एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों पर शिकंजा कसकर शिवराज सरकार प्रदेश में सर उठा रहे आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त करने में जुटी है। इसके पहले लंबे समय तक सक्रिय रहे आतंकी संगठन सिमी की कमर सरकार तोड़ चुकी है। अपनी इस उपलब्धि को गाहे बगाए मुख्यमंत्री जनता के सामने रखना नहीं भूलते। वो साफ कहते हैं ऐसे लोग किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। जो हमारे देश को प्रदेश को नुकसान पहुंचाएंगे, छोड़े किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। बीते दिनों एटीएस और आईबी ने 16 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा, जिनमें लव जिहाद से धर्मांतरण तक की पूरी साजिश खुल गई। मौका पाकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है तो बीजेपी से सरकार की उपलब्धि बता रही है। कानून व्यवस्था या इस तरह कोई भी मामला, उसके दोषी यही है जो इसको समय पे नहीं रोक पाए। आतंक की आड़ में लव जिहाद जैसे किसी भी अपराध के लिए कोई स्थान शेष नहीं है। ये मुद्दा वोटों का ध्रुवीकरण भी कर सकता है और ऐसे में बीजेपी इसका पूरा लाभ लेना चाहती है। वहीं ग्वालियर चंबल अंचल में बंदूक की चाहत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अकेले ग्वालियर जिले में बीते 5 महीनों में 380 शस्त्र लाइसेंस जारी कर दिए गए, वो भी माननीयों की सिफारिश पर। और यही हालत रहे तो इस साल प्रदेश में सबसे ज्यादा हथियार ग्वालियर जिले में होंगे, जो लोगों के लिए बड़ा खतरा भी हो सकता है। रिपोर्ट देखिए ग्वालियर से। ग्वालियर चंबल में बंदूक रसूख की निशानी है। यही वजह है कि कलेक्टोरेट में शस्त्र लाइसेंस के दीवानों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जबकि कलेक्टोरेट में साफ साफ लिखा है कि कोई व्यक्ति शस्त्र लाइसेंस के लिए एडीएम और कलेक्टर कार्यालय में संपर्क न करे। लेकिन हैरत की बात यह है कि साल 2023 के बीते 5 महीने में 380 शस्त्र लाइसेंस बना दिए गए। इसके लिए सबसे ज्यादा सिफारिश नेताओं की है। हथियारों को रखना अपना सिंबल, अपना स्टेटस समझते हैं। सरकार एक पॉलिसी बनाए। हमारी जनता के लोग हैं जिनको सुरक्षा के लिए जब वो लिख देते हैं कि हमको सुरक्षा के लिए जरूरी है तो लाइसेंस देना पड़ता है। हालांकि अफसर कह रहे हैं कि प्रशासन सिफारिश पर नहीं बल्कि वेरिफिकेशन और जरूरतमंद को ही लाइसेंस जारी करता है। आर्म लाइसेंस का जारी होना जो नियम प्रक्रिया है उसी के तहत जारी होती है। जो जरूरतमंद है उनको जो आर्म लाइसेंस प्रदान करें। मंत्री विधायकों की सिफारिश के साथ आम लोग सीधे आवेदन भी लगा रहे हैं। साल के अंत तक 500 से ज्यादा लाइसेंस और बनने की उम्मीद है। खंडवा जिला अस्पताल की लापरवाही के चलते आज गर्भवती महिला ने अस्पताल परिसर में ही बच्चे को जन्म दे दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने प्रसूता को भर्ती नहीं किया, इसलिए बाहर ही डिलीवरी हो गई। वहीं अस्पताल प्रशासन के अब जिम्मेदार जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। खंडवा जिला अस्पताल के फर्श पर बैठी इस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन ये जानकर हैरत होगी आपको कि महिला की डिलीवरी लेबर रूम में नहीं बल्कि अस्पताल परिसर में ही हुई। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने कई बार डॉक्टर्स को भर्ती करने के लिए मिन्नतें की, लेकिन हर बार बाद में भर्ती करने की बात की गई। बायो एडमिशन कराया था तो रिपोर्ट नहीं डाली, क्या बाहर बाई डिलीवरी हुई। वो बोले थे हमने सिस्टर ने इनको
कि दर्द हो रहा है तो उसने बोले हमको कि बाहर घूम लो, फिर बाद में भर्ती करेंगे बोले। मामले में सीएमएचओ अब जांच कराने और लापरवाह लोगों पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। मेरे संज्ञान में आया है कि ऐसा केस हुआ है जिसमें प्रसूता जो है उसका प्रसव अस्पताल के बाहर हुआ है। जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसके विरुद्ध में कार्रवाई करूंगा। सवाल ये, डिलीवरी के बाद जब महिला को भर्ती किया जा सकता है तो फिर पहले भर्ती करने को लेकर डॉक्टर्स टालमटोल क्यों करते रहे? अगर उस वक्त कोई अनहोनी होती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? वहीं खरगोन में प्याज के कम भाव मिलने से उत्पादकों की आंखों से पानी नहीं बल्कि खून पसीना भी निकल रहा है। कई किसान मवेशियों को प्याज खिलाने के लिए मजबूर हैं। वहीं मजदूरी ज्यादा लगने के कारण खेतों में प्याज पड़े पड़े ही खराब हो रही है और ऐसे में अब किसान सरकार के प्रति नाराज हैं। रिपोर्ट देखिए। कभी देश को खून के आंसू रुला चुकी प्याज इन दिनों खरगोन के किसानों को रुला रही है। बाजार में कौड़ियों के दाम बिक रही प्याज किसानों की लागत भी नहीं वसूल पा रही। लिहाजा या तो किसान मवेशियों को प्याज की दावत दे रहे हैं या फिर खेतों में प्याज को यूं ही छोड़ दिया है, क्योंकि प्याज की कीमत से ज्यादा मजदूरी आड़े आ रही है। मार्केट में प्याज के भाव 2 से 3 रुपए किलो बिक रहा है, यानी किसान खून के आंसू रो रहा है। खरगोन में भी देता है 1.5 रुपए किलो रखता है और वापस भी देता है, और माल का 2 दिन लग राखान पेड़ में। मंडियों में किसानों को प्याज का भाव जरा भी नहीं मिल रहा, जिससे उत्पादकों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। शासन को भी किसानों को प्याज पर बोनस भावांतर देना चाहिए। व्यापारी 20 रुपए किलो में बेच रहे, हमरे से 3 रुपए लेगी, इसलिए हमारे ढोरों को खिला रहे। ये हाल किसी 1, 2 या 10 नहीं बल्कि खरगोन जिले के 700 से ज्यादा प्याज उत्पादकों की है, जिन्हें अपनी लागत भी डूबती नजर आ रही है।